चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार फास्ट फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, कल क्या सिखाया था मैंने। आज हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेसिडेंटल स्टेटस। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, रेसिडेंटल स्टेटस। ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो कल समझाया था मैंने। अगर हम लोग कोई भी इनकम अदर कंट्री में कमा रहे हैं तो उस इनकम पे किसको टैक्स पे करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैंने यूएस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने यूएस में एक लैंड लिया था, उसको मैंने बेचा, उससे मुझे क्या हुआ, फायदा हुआ। जो मुझे उस यूएस की लैंड बेच के जो इनकम हुई है, वो मैं टैक्स कहाँ पे करूंगा, यूएस में पे करूंगा या इंडिया में पे करूंगा। इसीलिए ये टॉपिक पढ़ते हैं, रेसिडेंटल स्टेटस। तो यूएस गवर्नमेंट बोलेगी हम अपना क्या निकालेंगे, रेसिडेंटल स्टेटस निकालेंगे। अगर आप मेरे रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, तो आपको टैक्स हमारे देश में भरना होगा, भले आप इंडियन सिटीजन हैं। मैं यहाँ पे सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रेसिडेंट की। मतलब एक साल में आप कितने दिन काम किए यूएस में, तो उस इनकम पे टैक्स कौन लेगी, यूएस गवर्नमेंट लेगी। सर वो कितने दिन होते हैं, वो हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको, कि कम से कम कितने दिन आपको उस देश में रहना होगा, उसके लिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने, कि रेसिडेंटल क्या होता है, रेसिडेंटल वो होता है कि अगर आपने कोई इनकम फॉरेन कंट्री में कमाई या फॉरेन का कोई बंदा इंडिया में कमाता है, तो वो टैक्स किसको पे करेंगे, अपने देश को या जहां आपने इनकम अर्न करी है वहां। तो उसके लिए हमने आपको सिखाया था। तो कल हमने आपको सिखाया था स्टे कैसे निकालते हैं, याद है ना। अगर कोई बंदा 5 सितंबर को आया है और 30 जनवरी को छोड़ दिया है देश, तो वो पीरियड कैसे निकालते हैं, कल हमने आपको सिखाया स्टे निकालना। ठीक है, आज हम सिखाते हैं कि रेसिडेंट क्या होता है और नॉन रेसिडेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज हमारा ये है। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, सबको ब्लर दिख रहा है, ओके। फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बेस्ट रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। चलो, जो लोग कल नहीं आए डरो मत बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं सिखाया आज, आज मेन है। कल सिर्फ मैंने समझाया था बेसिक। चलो आज पढ़ते हैं मेन। आज हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ। कल हमने समझा था मीनिंग क्या था, आज सीखते हैं कि रेसिडेंट से कितने प्रकार के होते हैं। रेसिडेंटल स्टेटस, ये तो आपको दिख रहा होगा ना, ये भी नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या लिखा है मैंने। ओके ठीक है, गुड। सुनो, काइंड्स ऑफ रेसिडेंट स्टेटस, तो पहले दो आएंगे। या तो बंदा क्या होगा, रेसिडेंट होगा, या तो बंदा क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। यानी कि अगर बंदा क्या हुआ, नॉन रेसिडेंट हुआ, तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अरे सलोनी क्या बोल रही है, पूरा ब्लर दिख रहा है। अभी क्या है, पहले का मैसेज है। चलो ठीक है, तो पहले हम सीखने वाले हैं, पहले के पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि रेसिडेंट बंदा कब होगा और नॉन रेसिडेंट कब होगा। पहले हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं, रेसिडेंट में दो पार्ट आएंगे। एक आएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये पार्ट ए है, ठीक है, और ये पार्ट बी है। ये किसका बना है, रेसिडेंट का बना है, ठीक है। तो पहला पूछेंगे हम कि रेसिडेंट में एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो पहले हम सिखाएंगे आपको रेसिडेंट कौन होते हैं और नॉन रेसिडेंट कौन होते हैं। अब जो लोग क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट बन जाएंगे ना, उनमें भी दो कैटेगरी हैं। रेसिडेंट में दो कैटेगरी हैं, कौन से, एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है, अगर मैं इसका कोई मीनिंग नहीं है, अगर आपको इजी समझ में आए, ये समझ, ऑर्डिनरी वो होता है जो पूरा इंडिया का ही हो, नॉन जिसके अंदर आधा खून इंडिया का हो, आधा खून यूएस का हो। ऐसा मीनिंग नहीं है इनकम टैक्स में, मैं आपको इजी समझ में आया इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो पहले आपको सिखाता हूँ रेसिडेंट क्या होता है,
नॉन रेसिडेंट, फिर मैं आपको सिखाता हूँ ऑर्डिनरी क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूंगा, आर ओ आर। आर ओ मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आर मतलब क्या होता है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, आर एन ओ आर, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बताओ शॉर्ट फॉर्म समझ में आई, क्या है ये, आर ओ फुल फॉर्म क्या है, आर ओ आर का फुल फॉर्म है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये क्या है, आर एन ओ आर फुल फॉर्म क्या है, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। बोलने में बड़ा बल पड़ रहा है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दी, ठीक है। तो ये होता है आर ओ आर, और ये क्या होता है, आर एन ओ आर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, चलो अभी हम सीखने वाले हैं ये, ठीक है, रेसिडेंट, ठीक है। पहले मैं आपको रीड करता हूँ, फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। अब जिनको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, कल मैंने व्हाट्सएप पे सारे पिक सेंड किए हैं, तो आपके पास 2 मोबाइल हो तो व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो सबको दिखना चाहिए ना क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ डेफिनेशन, ठीक है। देखो हेडिंग क्या लिखी है, रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा अभी है एक बार भूल गया मैं, अच्छा हम लोग किसका निकाल रहे हैं रेसिडेंट, हम लोग निकाल रहे इंडिविजुअल का। याद है ना, पर्सन 7 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सन क्या होता है, इंडिविजुअल, जैसे मैं और आप। फिर क्या होता है, एचयूएफ, फिर कंपनी, फिर फर्म, फिर एओपी बीओआई, फिर लोकल अथॉरिटी, फिर आर्टिफिशियल पर्सन। तो पहला कौन सा है, इंडिविजुअल। तो ये कंडीशन किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है। जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हो किसके लिए है, इंडिविजुअल। जैसे क्रिस गेल, शाहरुख खान, अगर इनने कोई इनकम कमाई है यूएस में या इंडिया में, तो ये रेसिडेंट है कि नहीं है, हम वो निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, ठीक है। एग्जाम्पल सलमान खान, शाहरुख खान, अंबानी, विजय माल्या, ठीक है। इनके बिजनेस इंडिया में भी होते हैं, सॉरी इनको इनकम इंडिया में भी होती है और फॉरेन में भी होती है, ठीक है। तो ये किसको टैक्स पे करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को या फॉरेन गवर्नमेंट को। तो उसके लिए मैं क्या लिखना पड़ेगा, उसका रेसिडेंटल स्टेटस, ठीक है। तो पहला पढ़ रहा हूं मैं ध्यान से, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन। क्या बोला, इन 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया। क्या बोला मैंने, ये 2 कंडीशन दी है ना, इन 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछा हूं, इन दोनों में से दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो क्या होगा, वो रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा, क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। देखो लिखा है, इफ डज नॉट सेटिस्फाई एनी कंडीशन। क्या बोला, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो बिकम क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट इंडिया। अब वो 2 कंडीशन क्या है, पहले मैं पढ़ता हूं, फिर मैं आपको अपने एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है। तो समझा क्या आपने, इसमें इन्होंने ये बोला है, ये 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी तो क्या बन जाएगा, वो रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। एक बार होल्ड करना, सॉरी हाँ, सब आप बेवकूफ लोग होते हैं कॉल करते हैं, एक बार होल्ड करना, 1 सेकंड ना, सॉरी हाँ। चलो ठीक है, चलो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ 2 कंडीशन, ठीक है। सब रेडी हो ना, चलो पहली कंडीशन क्या है, ही इज इंडिया, ही इज इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days या मोर इन द रिवलेंट प्रीवियस ईयर। क्या बोला, अब बताओ हमारा प्रीवियस कौन सा है, 20 और 21। तो उससे बोला है 20 और 21, जो हमारा प्रीवियस ईयर है अप्रैल टू मार्च, इस पीरियड में अगर वो बंदा 182 डेज या मोर, उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहता है तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। समझ में आया कि नहीं आया, पहला क्वेश्चन क्या बोला, हमारे प्रीवियस ईयर, हमारे प्रीवियस ईयर में अगर कोई बंदा मोर देन 182 डेज अगर वो इंडिया में रुका है, कितना बोला मैंने, 182 डेज या मोर या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में रुका है,
उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। ठीक है, ये थी पहली कंडीशन। तो पहली में क्या बोल दिया, कम से कम 182 डेज इंडिया में सॉरी सॉरी हाँ 182 डेज इंडिया में क्या करना है, स्टे करना है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, अगर आप 182 डेज इंडिया में नहीं रुके हो प्रीवियस ईयर में तो कोई बात नहीं, हमने आपको एक और कंडीशन दी है। क्या दी है, ही इज इंडिया फॉर 60 डे मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आप 182 डेज इंडिया में नहीं रुके हो प्रीवियस ईयर में, कोई बात नहीं, हम आपको एक चांस और देंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज या मोर देन रुके हो, ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पहला तो इजी था, समझ में आ गया, सेकंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा, पहले पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। ही इज इंडिया फॉर 60 डे या मोर, ये पढ़ता हूं मैं, सेकंड कंडीशन क्या लिखा है, ही इज इंडिया फॉर 60 डे या मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड हैज बीन इंडिया फॉर 365 डेज मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप 182 डेज नहीं रुकते हो इंडिया में, कोई बात नहीं, हम आपका एक स्टे और चेक करेंगे। आप अगर उस प्रीवियस ईयर में जिसका इनकम निकालना है हम लोग, उस प्रीवियस ईयर में अगर आप 60 डे या मोर रुके हो और उसके आने वाले 4 साल पहले आपका टोटल 365 डेज होगा, तो हम मान लेंगे आप क्या हो, रेसिडेंट हो। ठीक है, अभी मैंने ये दो कैसे पढ़ी है, अब मैं आपको अपने हिसाब से लिख के दिखाता हूं। ठीक है, देखो, शाहरुख खान, शाहरुख खान, अच्छा पहले मैं लेता हूँ कंडीशन, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अगर आपको रेसिडेंट होना है, अगर आपको क्या बनना है, रेसिडेंट बनना है, तो आपको एनी वन कंडीशन क्या करनी है, सेटिस्फाइड होना है, करना है, सॉरी हाँ। पहली कंडीशन क्या बोलता है, आपको इंडिया में स्टे करना है 182 डेज या मोर, कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर में, और हमारा पीरियड्स कौन सा है, 20 और 21। समझ में आया कि नहीं आया, इंडिया में स्टे पहली कंडीशन क्या बोलता है, पहली कंडीशन है इंडिया में स्टे करना है आपको कम से कम 182 डेज या मोर, कम से कम 182 डेज चाहिए चाहिए, कम से कम 182 डेज चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, कोई बात नहीं, आप 182 डेज से कम रुके, कितना कम, कम से कम इंडिया में स्टे किए आप, स्टे 60 डेज या मोर, कब, प्रीवियस ईयर में। और जो आपका प्रीवियस है क्या है, 2021 है ना, उससे पहले के, उससे बिफोर, प्रीसीडिंग, आपको 4 साल तक काउंट करना है स्टे, वो कितना हो, 365 डेज। ये तो मैंने जो बुक में लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, समझाया नहीं मैंने आपको, पहला तो बहुत इजी है। ठीक है, क्या बोला, इन दो में से कोई एक कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड, क्या बोलेंगे उसको, रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दे रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे उसका दो ना आंसर, ठीक है, सब रेडी हो जाओ। देखो, शाहरुख खान, उसने इंडिया में स्टे किया 260 डेज, बताओ शाहरुख खान रेसिडेंट है कि नहीं है, शाहरुख खान ने इंडिया में स्टे किया 260 डे, बताओ शाहरुख खान रेसिडेंट है कि नहीं है। ओके, आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ ओके, आप चाहो तो RI लिख सकते हो, ठीक है ठीक है ओके, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, सलमान खान इंडिया में स्टे करता है 183 डेज, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सलमान खान इंडिया में स्टे करता है 183 डेज, बताओ रेसिडेंट है कि नहीं है। ओके ठीक है, थर्ड कंडीशन, आमिर खान इंडिया में स्टे करता है
182 डेज, बताओ रेसिडेंट है कि नहीं है? मैंने यहाँ 182 लिखा है। ओके, और और बताओ, और बताओ, सब लोग दो आंसर। आनंद, सब लोग दो आंसर। गुड। डेविड, सुनील, सुनील तुम्हारा आंसर नहीं, हाँ ठीक है। डेविड आपका आंसर नहीं, हाँ ओके आ गया, ठीक है। वेरी गुड। क्या बोला था पहली कंडीशन में? पहली कंडीशन लिखा था 182 डेज और मोर। अब मैं लिख रहा हूं अक्षय कुमार 181 डेज रेसिडेंट है कि नहीं है, बताओ। हैं? सलोनी बोली समझा नहीं। ओके, वाह वाह वाह, तुम सब टॉप मारोगे बता टेक्स्ट में। अब सलोनी तुमको समझा नहीं क्या? नहीं वो अभी अभी हम चुड़ैल हम पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेकंड में नहीं आने वाले हम, ठीक है। तो पहली बताओ हिसाब से है कि नहीं है। वेरी गुड, चलो ठीक है। सोनी आपको क्या नहीं समझा? आपको ये आमिर खान वाला नहीं समझा? क्या नहीं समझा? पूरी कहानी खत्म कर दी। ओके ओके, सलोनी मुझे आप, सलोनी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नहीं समझ में आया आपको? आप कल आई थी क्या? कल तुम आई थी? अब कल अगर नहीं भी आई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तो वैसे मैंने बेसिक पढ़ाया था कल तो। मैं ये अच्छा वेरी गुड। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्यों ले रहे हो 180 डेज? शाहरुख खान तो इंडियन है ना। अरे भाई, इनकम टैक्स बोल रहा है। अब तुम बताओ, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ पाकिस्तान में रह के, अगर मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ पाकिस्तान में रह के, और वहां से मैंने 10 लाख रुपए कमाए स्टूडेंट को पढ़ा के, तो क्या मुझे इमरान खान छोड़ देगा? बोलेगा वाह भाई वाह, मेरे देश में कमा रहे हो और सारा कमाई कहाँ ले जा रहे हो? इंडिया में ले जा रहे हो। हम आपको ऐसे इनकम ट्रांसफर नहीं करने देंगे। हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे आप हमारे यहाँ कितने दिन रुके। अगर आप हमारे देश में क्या बनते हो, रेसिडेंट बनते हो, तो ये इनकम पे टैक्स हम आपसे लेंगे। तो उसके लिए पढ़ा रहा हूं मैं। ये कोई सिटीजनशिप नहीं है कि आप पाकिस्तानी हो इंडियन हो। हैज पर इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं। इनकम टैक्स, इनकम चाहिए ना आपसे हमें। तो इनकम टैक्स ने बोला अगर आप हमारे देश में 182 डेज रुकते हो तो आपको हम क्या मान लेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे। तो आपको टैक्स पे करना होगा इंडिया में। अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्रिस गेल, क्रिस गेल ने इंडिया में स्टे किया 190 डेज। बताओ क्रिस गेल क्या बन गया? क्रिस गेल बन गया रेसिडेंट। तो क्रिस गेल को अपनी इनकम को टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि क्रिस गेल इंडिया में 190 दिन रुका। अब मैं बोलूं, अब मैं बोल रहा हूँ कोई हीरोइन का नाम बताओ। हीरो का नाम याद नहीं कोई मुझे, मैं देखता नहीं हॉलीवुड मूवी जो भी है, ठीक है। अब जैसे अपना अपना एग्जांपल ले लो, प्रियंका चोपड़ा ले लो। प्रियंका चोपड़ा इंडिया की थी पहले, अब वो कहाँ चली गई? यूएस चली गई, शादी कर ली उसने। अब जो पैसा वो कमा रही है वो स्टे कहाँ कर रही है? वो स्टे यूएस में कर रही है। तो सारा टैक्स वो यूएस गवर्नमेंट पे करेगी, ना कि इंडिया को। ठीक है, हाँ वेरी गुड, चलो। तो ये समझ में आया। अब मैं फिर एग्जाम्पल और देता हूँ, चलो। अब कौन हीरो रह गया? बहुत सारे, सबके नाम तो ले ही लिए फेमस। आपको हीरो है चलो अपने मुन्ना भैया। मुन्ना भैया, अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड कंडीशन की, ठीक है। मुन्ना भैया स्टे किए इंडिया में 170 डेज, ठीक है। तो मुन्ना भैया कितने दिन इंडिया में रुके? 170 डेज इंडिया में रुके। तो मुन्ना भैया क्या बन गए? नॉन रेसिडेंट। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है? आपको कम से कम 182 डेज रुकना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुन्ना भैया कितना रुके? 170 रुके। तो मुन्ना भैया बोले कोई बात नहीं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, सेकंड चेक करते हैं। तो मुन्ना भैया 2020 और 21 में
कितने दिन रुके, 170 डेज रुके, तो इसके प्रीवियस 4 साल क्या होगा इसका, 90, 20, फिर 18, 90, फिर 17, 18, फिर 17 और नहीं 16 और 17, ठीक है। देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो क्या लिखा था, अगर आप 182 रुके तो अच्छी बात है, तो आप पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हो। सेकंड क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, अगर आप 182 डेज इंडिया में नहीं रुक पाए तो कम से कम आपको 60 दिन रुकना है प्रीवियस ईयर में। कितना दिन रुका वो रुका प्रीवियस ईयर में 170 डेज, 60 से ज्यादा है ना, चलेगा। लेकिन उसके पहले के 4 साल में अगर आपका 365 डे क्या रहा, स्टे रहा, मैं समझाता हूं, मान लो कि 1920 में रुका 100 डेज, 1890 में रुका वो 80 डेज, 1780 में रुका वो 70 डेज, और 1670 में रुका वो 200 डेज, ठीक है। अब मैं काउंट कर रहा हूं, 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 200, तो 450 डेज रुका। कितना रुका वो, 450 दिन रुका वो इन 4 सालों में। तो कितना हुआ तुमने, कम से कम 365 दिन रुकना चाहिए था, वो कितना रुक गया, वो रुक गया 450। तो बताओ इन 4 सालों में ये कंडीशन क्या सेटिस्फाइड हो गई, और प्रीवियस ईयर में कितना रुका वो, 170 डेज, ठीक है। चलो किसी को डाउट है, अभी अगर समझ में नहीं आया एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ठीक है। सुनो मेरी बात, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड कंडीशन, अब मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से, ठीक है। अब ध्यान से प्लीज सुन लो, अगर आपको बहुत समझ में नहीं है कोई बात नहीं। बताओ सेकंड क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर में आपको 60 डे या मोर रुकना है, 60 डे या मोर रुकना है। मेरी स्क्रीन स्टॉप, स्क्रीन चालू है, पॉज है क्या स्क्रीन मेरा, चालू है सर, चालू है मुझे अभी उसका, हाँ ठीक है। चलो तो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं सेकंड कंडीशन। अच्छा तो पहले ये बताओ सेकंड कंडीशन क्यों आएगी, जब आप फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे तभी आप ट्रांसफर होगा सेकंड में ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो फर्स्ट क्या बोलता है 182 डेज, ठीक है। अगर आप 182 नहीं रुके कोई बात नहीं, तो कम से कम आपको प्रीवियस ईयर मतलब 20 और 21 में कम से कम आपको 60 डे रुकना है या उससे ज्यादा, ठीक है। इसके प्रीसीडिंग 4 ईयर, इसके प्रीसीडिंग 4 ईयर का टोटल 365 दिन होना चाहिए। अब आपके प्रीवियस ईयर के उससे पहले के 4 साल अगर उनका टोटल कितना हुआ, 365 डेज हुआ, तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। ये लिखा हुआ है इसमें, सिंपल सी बात है। अब मैं करता हूं क्वेश्चन, फिर आप मुझे देना आंसर, ठीक है। देखो इधर, शाहरुख खान इंडिया में स्टे किया प्रीवियस ईयर 2021 में, कितना स्टे किया वो, 70 डेज। और 1920 को वो स्टे किया 80 डेज। फिर 19 और क्या होगा 1920, फिर एक मिनट रुकना, होल्ड करना, 18 और 19, सॉरी 18 और 19 कितना 100 डेज। फिर 17 और 18, 16 और 70, ये 4 साल, ये 200 डेज, और ये 50 डेज। देखो सेकंड कंडीशन बोलता है कि आपको प्रीवियस ईयर में 60 से मोर डे रुकना है। हाँ रुके क्या आप, हाँ रुका मैं कितना रुका, शाहरुख खान बोल रहा है मैं रुका 70 डेज, ठीक है। फिर क्या स्क्रीन पॉज हो गया क्या, स्क्रीन पॉज हो गया क्या मेरा, फिर से सर बोल रही है वो, नहीं होगा सर, चालू स्क्रीन। हाँ क्या डाउट है बताओ, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर लूं, फिर आप मेरे पर डाउट पूछना, ठीक है। पूरा कहां दो मेरे को, ठीक है। चलो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है
कि कोई बात नहीं, अगर आप 182 डेज नहीं रुके कोई बात नहीं, 70 डेज रुके क्या, हाँ रुके, ये 60 से मोर है क्या, हाँ मोर है, ओके ठीक, कोई बात नहीं, गुड। अब पता उसके आने वाले 4 साल, उसके आने वाले प्रीसीडिंग 4 ईयर, अगर आपका टोटल 365 दिन या उससे ज्यादा है तो आप क्या कहलाए जाओगे, रेसिडेंट। अब मैं काउंट करता हूं कि ये 365 ज्यादा है कि नहीं है, 80, 100, 200 और 50, ये है 430 डेज, तो ये 365 से बहुत ज्यादा है, तो पहला भी क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया, तो ये बंदा क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अब मैं यहाँ पे कर देता हूं 10, कितना कर दिया मैं, 10 दिन रुका वो, ठीक है। अब मैं काउंट करता हूं कितना होगा टोटल, ठीक है, 80 प्लस 10 प्लस 200 प्लस 50, अब वो रुका 340 दिन। पहले मैंने 100 लिया था सेकंड में, अब मैंने 10 कर दिया, ठीक है, तो मैं सबका टोटल क्या कितना आया, 340। बताओ 365 कम है क्या, कम है, इसलिए क्या नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे भी कम हुआ तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 50 डेज कर दूं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आपको 4 साल देखने ही नहीं है, क्यों, वो 60 से कम ही रुका, तो पूरा पूरा क्या बन जाएगा, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाया। पहले में क्या बोला, 182 डेज, और दूसरे में क्या बोला, 60 डेज कब से रुको, वो 60 डेज भी रुका नहीं, 50 डेज रुका वो, इसलिए क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। समझ में आया, अभी RNOR नहीं आया है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं रेसिडेंट क्या है और नॉन रेसिडेंट क्या है, ठीक है। चलो समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे इसका आंसर दे दो, बस क्लियर। चलो, राहुल स्टे इन इंडिया, राहुल स्टे इन इंडिया 265 days, रोहित स्टे इन इंडिया 181 days, एंड ये, अच्छा ये कौन सा ईयर का है, ये 2021, ये 2021, ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है स्टे। अब रोहित के प्रीसीडिंग के 4 साल के स्टे दिए हुए हैं, रोहित के 4 साल के स्टे दिए हुए हैं इंडिया में। पहला दिया है 1920 का 55 डेज, फिर 1819 का दिया है 125 डेज, फिर 1718 में वो रुका ही नहीं इंडिया में, नील, फिर 1617 में वो रुका 210 डेज। बताओ, अब मुझे आंसर दो पहले और दूसरे का, अगर आपको दिख रहा है तो। ठीक है, एक का आंसर आया है, गुड। ओके गुड। याद रखना, ओके गुड, सबको समझ में आ गया ऑलमोस्ट। याद रखना, ठीक है, एक एक मैं और कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, ठीक है, मैं ये काट रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं। वो यहाँ पे रुका 59 डेज, सेकंड वाले क्या रहेगा, ये पहला, ये सेकंड नंबर, सबके आंसर राइट है पहले क्वेश्चन के सारे। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, वो 59 डेज रुका सिर्फ, ओके। ओके ओके ठीक, सबको समझ में आ गया, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सबको समझ में आ गया, वेरी गुड।
चलो, वेरी गुड, ठीक है। बस एक मैं और चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं रखता हूं 65 डेज, ये मैं रखता हूं 65 डेज, ठीक है। और ये भी नहीं है, ये भी नील है। अब बताओ क्या रहेगा वो। 18, 19 और 17, 18 नील है। सिर्फ फर्स्ट इसमें रुका है, इसमें रुका है। अब बताओ क्या रहेगा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ऊपर लिखा है मैंने कितने स्टे किया, वो 65 डेज स्टे किया। वेरी गुड। चलो अब आपको आपको समझ में आ गया लॉजिक, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्योंकि ठीक है, अब मैं समझाता हूँ क्या किया मैंने। 65 डेज रुका, अच्छी बात है। अब हम इसके 4 साल काउंट करेंगे। अगर 4 साल काउंट किए और चारों साल का टोटल 65 डेज या मोर आ रहा है तो क्या बनेगा, रेसिडेंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, सिर्फ 265 आ रहा है, जो कि इससे कम है। तो क्या बन जाएगा फिर, ये नॉन रेसिडेंट, एनआर बन जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलो अब कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है जो मुझे आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं। ये क्या लिखा है, एक्सेप्शन कंडीशन नंबर 2। क्या बोला, सेकंड जो कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है। अच्छा एक मिनट होल्ड करना, मैं 1 मिनट में आता हूँ, पॉज करना, 1 मिनट में आता हूँ, ठीक है। कहीं जाना मत, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं आपको लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो फर्स्ट कंडीशन है सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो फॉरेन का हो, कहीं का भी हो। सेकंड कंडीशन जो है ना, ये 3 लोग को एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये 3 लोग होंगे तो इनको कम से कम 182 डेज ही रुकना है। अगर ये 3 लोग 182 डेज से कम रुके, फिर ये 60 डे वाला सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा इन लोग के लिए। तो ये एक्सेप्शन है किसके लिए, सेकंड कंडीशन के लिए। तो उन्होंने कहा है जो सेकंड कंडीशन हमने आपको दी है ना, कम से कम 60 डे या उससे ज्यादा प्रीवियस में रुको, फिर प्रीसीडिंग 4 ईयर के 365 डेज, ये सिर्फ इन 3 लोग के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। तो वो 3 लोग कौन है, आज मैं आपको वो सिखा रहा हूं। इन 3 लोग के लिए 182 डेज अप्लीकेबल होगा, इससे कम नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा, पहला कंडीशन बोला है, पहला एक्सेप्शन क्या है, एन इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year for the purpose of employment outside India। क्या बोला, जैसे मुझे यूएस से ऑफर आया माइक्रोसॉफ्ट से कि आपको हम ऑफर दे रहे हैं जॉब के लिए, आप कहाँ आ जाओ, यूएस आ जाओ, यूएस कंपनी में आपको काम मिल रहा है। तो मैंने इंडिया छोड़ा। क्यों छोड़ा मैंने इंडिया, क्योंकि मेरी जॉब कहाँ लगी, आउटसाइड इंडिया। तो मुझे तो मेरा जो रेसिडेंट है ना, वो सिर्फ 182 डेज का चेक होगा, 60 डे का मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर मेरा जॉब के लिए क्या है, ऑफर के लिए आया, या फिर मैंने कोई बिजनेस किया आउटसाइड इंडिया, कहने का मतलब है आपने कोई इनकम आउटसाइड इंडिया की पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप बाहर कोई काम करने गए, कोई रोजगार के लिए गए, तो आपके लिए 60 डे वाला कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ कौन सा होगा, 182 डेज, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा बाहर काम करने जाएगा वो कहाँ रुक पाएगा इंडिया में 60 डेज, वो तो पूरे साल बाहर ही काम करेगा ना। तो 60 डे वाला कंडीशन मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैं जॉब के लिए कहाँ गया, यूएस गया, आउटसाइड इंडिया गया। हाँ, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट वाला एप्लीकेबल होगा, 182 डेज एप्लीकेबल है मेरे लिए। लेकिन 60 डे वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं जॉब के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो समझ में आया पहला क्या कंडीशन बोला है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं आउटसाइड इंडिया गए तो आपको 60 डे वाला कंडीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या लिखा, एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो पता है हमारा पीरियड क्या है, 2021, ठीक है, याद रखना। हैज अ मेंबर ऑफ क्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोला है, क्रू ऑफ इंडियन शिप। अब जिनके पापा लोग, जिनके पेरेंट लोग नेवी में काम करते हैं, याद है ना, जहाँ पे शिप्स होती हैं जो माल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं,
इंडिया का माल वो आउटसाइड कंट्री में ट्रांसफर करते हैं, तो बाय वो बोट से जाते हैं, शिप से जाते हैं। यानी कि तालाब जो होते हैं ना, क्या बोल समुद्र बोलते हैं, जो अपना महासागर है जो भी, ठीक है। तो इंडिया का जो टेरिटरी होता है ना, तो जो इंडिया के लोग, जो इंडिया की जो क्रूज शिप है ना, वो क्या करते हैं, मान लो कि टाटा ने बोला कि ये मेरा माल तुमको कहाँ पहुंचाना है, यूएस पहुंचाना है, ठीक है। टाटा ने क्या बोला कि तुमको मेरा माल, मैं आपको समझाता हूँ ऐसे, देखो। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लर आ रहा है। तो देखो, तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, आपको 182 डेज या मोर रुकना होगा। सेकंड क्या बोलता है, 60 डेज या मोर प्लस 4 ईयर का चेक करेंगे, 365 डेज, ठीक है। ये दो कंडीशन है। तो ये 60 डे वाला है ना, इन तीन इन तीन एक्सेप्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला क्या है, पहला है अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कहां गए, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया गए, तो आपका 60 डे वाला कॉन्सेप्ट, 60 डे वाला कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। ये सबके लिए, ये ऑल के लिए है, चाहे जॉब पे जाओ ना जाओ, चाहे क्रू पे शिप पे बैठो ना बैठो, ये सबके लिए है। सेकंड वाला इन तीनों के लिए नहीं है। तो पहला क्या है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया गए। सेकंड क्या बोला, अगर आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं, अगर आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं, तो जाहिर सी बात है ना, उसका जॉब है यार ये, वो सारा इंडिया का माल कहाँ ले जाएगा, आउटसाइड इंडिया ले जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना, तो उसके लिए बोला कि आपका 60 डे काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो जहां तक कहाँ रहेगा, शिप के अंदर रहेगा ना। जैसी बाउंड्री क्रॉस हुई इंडिया की, वो तो भी आउटसाइड इंडिया माना जाएगा ना। इसलिए जो इंडिया शिप क्रू मेंबर है ना, उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। सर हम घूमने जा रहे हैं शिप से, घूमना अलग चीज है, आप एम्प्लॉय नहीं हो शिप के। क्रू मतलब जो क्रू मेंबर होते हैं ना, क्रू मेंबर जो शिप पे काम करते हैं, उनके लिए है ये। तो उनके लिए 60 डे वाला अप्लीकेबल नहीं होगा। लास्ट कंडीशन, इंडियन ओरिजिन। तुमको पता है 1947 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश सब किसका पार्ट थे, इंडिया का पार्ट थे। तो जो लोग जब देश का क्या हुआ, बंटवारा हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, तो जिनको चाहिए था पाकिस्तान वो चले गए पाकिस्तान, जिनको चाहिए था बांग्लादेश। ये कौन है, किसका, आप प्रीति अपना ऑफ कीजिए, अपना माइक, प्रीति माइक ऑफ कीजिए अपना, प्रीति आपका, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी भी किसी का ऑन है क्या, मुझे आवाज आ रहा है, अभी भी आ रहा है, किसका ऑन है, अरे यार किसका माइक ऑन है, मुझे अभी भी आवाज आ रहा है, पता नहीं क्यों। डेविड आपका ऑन है क्या, मुझे आवाज क्यों आ रहा है अभी भी, 2 मिनट के लिए। क्या चल रहा है यार, ये किसी ने हैक कर लिया क्या, मुझे आवाज आ रहा है, अब नहीं आ रहा, ठीक है, ओके चलो। सबको मेरा आवाज आ रहा है अच्छे से, मेरा वॉइस क्लियर है ना, मेरा वॉइस क्लियर है ना, ठीक है, ओके चलो। तो पहला क्या है, अगर आप जॉब के लिए आउटसाइड इंडिया गए। सेकंड क्या है, अगर आप इंडिया से भी क्रू मेंबर हैं, तो इन दोनों के 60 डे वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड क्या बोला है, इंडियन ओरिजिन, अगर 1947 से पहले सब लोग क्या थे, सब लोग थे इंडियन थे, क्योंकि तब बंटवारा देश का नहीं हुआ था, सब लोग क्या थे, इंडियन थे। बंटवारा होने के बाद जिसको चाहिए था पाकिस्तान, वो कहां चला गया, पाकिस्तान। जिसको चाहिए था बांग्लादेश, वो कहां चला गया, बांग्लादेश। तो जो लोग पाकिस्तान में रुके हैं ना, बंटवारे से पहले वो लोग क्या थे, इंडियन थे ना। अब वो कहां चले गए, अब वो चले गए पाकिस्तान, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं इंडियन ओरिजिन, क्योंकि वो पहले भारत का पार्ट थे। समझ में आया कि नहीं आया। अब वो लोग अगर इंडिया में आते हैं जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, तो उनके लिए भी 60 डे वाला कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। इंडिया ओरिजिन किसको बोलते हैं,
जो बंटवारे से पहले के लोग क्या थे, इंडियन थे ना। बंटवारे के बाद क्या बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, समझ में आया ना। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी तो पहले इंडियन थे ना वो लोग, अब जाके वो अलग अलग बन गए हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। अगर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कोई भी हमारे देश में इनकम कमाने आएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर 60 डे वाला कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर कौन सा होगा, 182 डेज वाला कंडीशन, ठीक है। आप लोग बीकॉम में कुछ नहीं आने वाला, वो तो मैं आपका सिर्फ चाहता हूँ कि आपको हर चीज की नॉलेज हो, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं, बस अब काम बाकी है 10 मिनट का। कहाँ चला गया वो मेरा एक पेपर। तो देखो, हमने आपको सिखाया काइंड्स ऑफ रेसिडेंट, काइंड्स ऑफ रेसिडेंट स्टेटस। पहला क्या था, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो बताओ रेसिडेंट कब बनता है, अगर बंदा इंडिया में 182 डेज या मोर, ये पहली कंडीशन। सेकंड क्या बोलता है, 60 डे या मोर प्लस प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर 165 डेज। तो क्या बनेगा, वो रेसिडेंट बनेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो क्या बनेगा, वो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलते हैं और नॉन ऑर्डिनरी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। चलो चलो, नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, विथ विथ चलो ध्यान से पढ़ो। अब मैं पढ़ रहा हूं, इसको बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। पहली जो कंडीशन थी वो बेसिक थी, बेसिक में क्या मालूम पड़ता है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एडिशनल कंडीशन, किसके लिए, कि वो बंदा ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, क्या रेसिडेंट, ठीक है। तो देखो इसमें दोनों कंडीशन दी हैं, यहाँ पे कम से कम पहले बेसिक में क्या था, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो क्या बन जाएगा, वो रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो क्या बनेगा, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो क्या बन जाएगा, वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, एडिशनल कंडीशन में दोनों कंडीशन क्या चाहिए, सेटिस्फाइड चाहिए। अगर एक सेटिस्फाइड हुई तो क्या बनेगा, नॉर। दोनों सेटिस्फाइड नहीं हुई तो भी नॉर बनेगा। दोनों सेटिस्फाइड होंगी तो बनेगा ऑर्डिनरी। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो पढ़ते हैं कि वो दो कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन लिखा है, ही हैज बीन रेसिडेंट इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली द रेसिडेंट प्रीवियस ईयर। क्या बोला है, जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके पहले के 10 साल में कम से कम आपको 2 बार क्या बनना है, रेसिडेंट बनना है। सर समझे नहीं, 2 बार अभी हमने आपको समझाया कि रेसिडेंट कब बनता है, जब बंदा मोर देन 182 डेज रुकता है। अगर 10 प्रीवियस ईयर में, 10 प्रीवियस आने वाले 10 साल पहले में, 10 साल के अंदर अगर आप 2 बार क्या बने हो, रेसिडेंट बने हो, तो अच्छी बात है। प्लस he has been India for a period of 730 days or more during 7 immediately event previous year। क्या बोला कि 10 साल में 2 बार क्या बनना है, रेसिडेंट बनना है, और 7 सालों में कम से कम 730 दिन रुकना है। 7 सालों में 730 दिन रुकना है, तब जाके ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी, तब आपको क्या मानेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया थ्योरी में, अब मैं आपको समझाता हूं उसमें, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, हमारा प्रीवियस क्या है, 2021, ठीक है। तो वो यहाँ पे कितने दिनों का, 210 डेज, 210 डेज, ठीक है। अब बोला इसके इसके पहले के 10 साल, इसके पहले के 10 ईयर
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, याद है ना? 19 20 18 19 17 18, ऐसे ना, ऐसे 10 साल, इसके पहले के 10 साल। मान लो कि मैंने फर्स्ट ईयर में रुका 60 डेज, तो ये क्या बना? नॉन रेसिडेंट। सेकंड ईयर में रुका 185 डेज, तो ये क्या बन गया? रेसिडेंट। ऐसे करते 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 मैं यहां पर रुका 230 डेज, मैं क्या बन गया? रेसिडेंट। ऐसे करते करते यहाँ रुका हुआ 170 डेज, 150 डेज, ऐसे मान लो। बताओ, इन 10 सालों में क्या आप 2 बार रेसिडेंट बने क्या? कम से कम 2 बार। हाँ, 2 बार बना। कब बना? सेकेंड ईयर में और 8 ईयर में, ठीक है। तो ओके, ये होगी पहली कंडीशन। पहली क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में अगर आप इंडिया में 2 बार क्या बन गए? रेसिडेंट बन गए, तो क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी। बट एक कंडीशन बाकी है। क्या बोला? प्रीवियस के 7 सालों में आपको 730 डेज भी रुकना है। समझ में आया क्या बोला? क्या बोला? पहले में बोला कि 10 साल के अंदर 2 बार क्या चाहिए? रेसिडेंट। सेकंड में क्या बोला कि प्रीवियस के पहले के 7 साल में उनका काउंट करो नंबर ऑफ स्टे, अगर उनका टोटल 730 है, उससे ज्यादा हो रहा है, तो क्या मानेंगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया कि नहीं आया? पहले मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से यार, आपको शायद डाउट आ रहा होगा। चलो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। ये हमारा 2021 है, इसको काउंट नहीं करना है। ये तो ऑलवेज तभी तो यार ऑर्डिनरी कब बनेगा? जब आप प्रीवियस से पूरा क्या बनोगे? रेसिडेंट बनोगे ना। अब इसके आने वाले 10 साल क्या होंगे बताओ? एक होगा 90 20, एक होगा 18 19, एक होगा 17 18, एक होगा 16 17, एक होगा 15 16, एक 14 14 15, एक 13 14, ऐसे कर 10 साल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 6 7, ये 1 साल हो गया। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल क्या होगा? 12 13, 9 क्या होगा? 11 12, 10 क्या होगा? 10 एंड 11, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 1920 में वो रुका 55 डेज, यहाँ पे रुका 40 डेज, यहाँ पे रुका 190 डेज, यहाँ पे रुका 10 डेज, यहाँ पे रुका ही नहीं, यहाँ पे रुका 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 वो 210 डेज। चलो यहाँ पे रुक गया वो 230 डेज। बताओ क्या बोला उसने? पहली कंडीशन में लिखा हुआ है अगर आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कम से कम 2 बार क्या बनना है? रेसिडेंट बनना है। तो हमको पता है रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम 182 डेज मोर चाहिए होते हैं, पता है ना हमें? ठीक है, बताओ इसमें नहीं बना। क्यों नहीं बना रेसिडेंट? 55 डेज रुका। इसमें भी नहीं बना। 40 डेज रुका। इसमें बन गया। कितना रुका वो? 190 डेज। इसमें भी नहीं बना वो, इसमें भी नहीं बना वो, और यहाँ पे सब नील है। यहाँ पे बन गया 230 डेज, यहाँ पे बन गया। तो कितनी कितनी बार वो बना रेसिडेंट? इन 10 सालों में वो 3 बार बना। इन 10 सालों में वो 3 बार क्या बना? रेसिडेंट बना। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या बोला? कम से कम 2 बार। 2 से ज्यादा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं चलेगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाइड। सेकंड में क्या बोला? इन 7 सालों में, यहां तक इन 7 ईयर में प्रीवियस के 7 साल पहले क्या आएगा? 13 14 आएगा। इन 7 सालों में टोटल करो, अगर आपका 730 डेज आ रहा है स्टे का टोटल, तो क्या मान लेंगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो मैं यहाँ पे कुछ डेज डाल देता हूँ, 100 डेज, 200 डेज और 50 डेज। अब मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ताकि मेरा एग्जैक्टली राइट आंसर आ जाए, इसलिए मैंने डेट डाल दी है, डेट्स, ठीक है। तो 55 डेज, 40 डेज, 190 डेज, 10 डेज, 100 डेज, 200 डेज और 50 डेज। कितना टोटल आया? 360 45 डेज आ रहा है।
बताओ 730 ज्यादा है कम है? कम है। तो इसने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करी, तो क्या बन जाएगा? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहला सेटिस्फाइड किया उसने, पहले में क्या बोला? कम से कम 2 बार क्या चाहिए? रेसिडेंट। लेकिन सेकंड वाले ने क्या बोला है? इन 7 सालों में 730 डेज चाहिए, जो कि नहीं हो पाए। कितने हो पाए? 645। अगर ये 730 ज्यादा होते तो फिर क्या बन जाता है? ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया कि नहीं आया? इतने अच्छा बेस्ट एग्जांपल मैं आपको नहीं सकता, ऐसी एग्जांपल है ये, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ऐसे ही होता है इनकम टैक्स निकालने के लिए। अगर आपको ऑर्डिनरी बनना है तो कम से कम 10 साल में 2 बार क्या बनना है? रेसिडेंट। और प्लस 7 सालों में आपका स्टे कितना हो चाहिए? 730 डेज। बस ये 2 कंडीशन है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो हमने आपको अभी सिखाया इंडिविजुअल का। ठीक है, एक बार मैं रिवाइंड करना चाहता हूं, एक बार मैं रिवाइज करना चाहता हूं। ठीक है, देखो हम लोग किसका स्टे निकाल रहे हैं? इंडिविजुअल का। ठीक है, इंडिविजुअल हमेशा क्या काउंट होगा? स्टे काउंट होगा। जाहिर सी बात है, शाहरुख खान, सलमान खान, मैं और आप क्या है? इंडिविजुअल तो हैं। तो मैंने आपको सिखाया क्या? रेसिडेंट कैसे निकालते हैं और नॉन रेसिडेंट कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमने आपको 2 कंडीशन बताई, 2 बेसिक कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? बेसिक कंडीशन, याद है ना? 182 डेज और 60 डेज, इन दोनों में से कोई एक अगर सेटिस्फाइड हो गई तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। फिर हमने आपको सिखाया एडिशनल कंडीशन, इसमें दोनों कंडीशन क्या हो चाहिए? सेटिस्फाइड। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो क्या बन जाएगा? वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, कैसे बनेगा वो? 10 साल में 2 बार क्या चाहिए? वो रेसिडेंट चाहिए। और 7 सालों में उसका टोटल 730 डेज होना चाहिए। बस इतना है। तो क्या बन जाएगा? वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से कोई एक पास हुई तो भी क्या बन जाएगा? नॉन ऑर्डिनरी। अगर दोनों में दोनों पास नहीं हुई तो भी क्या बनेगा? नॉन। अगर एक पास हुई एक पास नहीं तो भी क्या बनेगा? नॉन। दोनों पास होनी चाहिए तो ही क्या बनेगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, चले अब बस लास्ट पढ़ते, बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं एचयूएफ का। एचयूएफ क्या होता है पता है ना? हिंदू अनडिवाइड फैमिली। ठीक है, सेकंड पार्ट, इसका हम चेक करने वाले हैं कि ये कब बनेगा रेसिडेंट और कब बनेगा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ एचयूएफ क्या इंसान है क्या? एचयूएफ क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली के मेंबर होते हैं, वो करते हैं बिजनेस। तो एक जनरल सा नाम रखते हैं वो अपने फैमिली बिजनेस। जो हिंदू लोग होते हैं ना, कहते हैं ना, खानदानी लोग होते हैं, शॉप खोलते हैं, जनरल स्टोर खोलते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं आ रहा है, बिजनेस आ रहा है। बताओ बिजनेस स्टे करता है क्या? आप दुकान उठा के यूएस ले जाओ क्या? दुकान मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग उठा के यूएस ले जाओ क्या? तो एचयूएफ में स्टे काउंट नहीं होगा। एचयूएफ में चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे एचयूएफ में? एचयूएफ में चेक करेंगे प्लेस ऑफ कंट्रोल। प्लेस ऑफ कंट्रोल मतलब बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है। अगर बिजनेस इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, अगर बिजनेस इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, अगर बिजनेस इंडिया में कंट्रोल हो रहा है तो क्या बनेगा? वो रेसिडेंट। अगर बिजनेस कहां कंट्रोल हो रहा है? यूएस में कंट्रोल हो रहा है, आउटसाइड इंडिया कंट्रोल हो रहा है, तो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। समझ में आया कि नहीं आया? इतना सीख लो बस आप। देखो यहां पे कुछ लिखता हूं मैं। अगर आपका बिजनेस फुल्ली कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? वो लॉजिक सी बात है, बिजनेस कहां पे है? इंडिया में है, तो क्या बन जाएगा? सारे इनकम कहां से कर रहा होगा? इंडिया से कर रहा होगा, तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। अगर आपका पूरा बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? आउटसाइड इंडिया, तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। अगर आपका बिजनेस पार्टली इंडिया हो रहा है, पार्टली आउटसाइड इंडिया, अगर आपका बिजनेस क्या हो रहा है? पार्टली इंडिया और पार्टली आउटसाइड इंडिया, तो भी क्या बनेगा? वो रेसिडेंट। याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? बस यहाँ पे ये याद रखना, अगर फुल्ली आउटसाइड है तो नॉन रेसिडेंट,
बाकी सारे क्या होंगे, रेसिडेंट, चाहे वो पार्टली हो चाहे वो फुल्ली इंडिया हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो बस खत्म। ये हमारा समाप्त हुआ रेसिडेंटल स्टेटस। ठीक है, तो जो मेन था ना सीखने वाला वो था इंडिविजुअल, जो मैंने आपको डिटेल में अच्छे से सिखाया। एचयूएफ का इतना नहीं पूछते लोग। ठीक है, ऐसा बीकॉम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो समझ में आया अच्छे से एचयूएफ का? अभी जो मैंने पढ़ाया है प्लीज कल जाके जो मैंने आपको नोट सेंड किए व्हाट्सएप पे पढ़ लेना एक बार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।